गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में लेंस के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उसी सेक्शन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेंस के आगे वाले टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ ए लेंस, या लेंस शक्ति या उसकी क्षमता। देखिए, लेंस की जो पावर है उसके क्या मतलब है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लाइट रे या बीम ऑफ लाइट, ठीक है, किरणों का, प्रकाश किरणों का एक पुंज है, वो अगर कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होता है, ठीक है, उत्तल लेंस पर आपतित होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है? कन्वर्जिंग करने का, ठीक है। उन प्रकाश किरणों को क्या करेगा? अभिसारित करेगा, केंद्रित कर देगा। कौन से पॉइंट पर केंद्रित करेगा? फोकस वाले पॉइंट पर, ठीक है, ऑन द एट द पॉइंट ऑफ फोकल, ठीक है। तो जो भी समांतर प्रकाश किरणें आएंगी या पैरेलल लाइट रेज आएंगी, उन सारी लाइट रेज को कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पर केंद्रित कर देगा। जबकि कॉनकेव लेंस का नेचर क्या है? कॉनकेव लेंस का नेचर है डाइवर्जिंग नेचर, मतलब वो प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। तो ये इनकी नेचर की बात हुई। जो इनका नेचर है वही इनकी पावर भी है या शक्ति है। मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेज को अभिसारित करता है, कन्वर्ज करता है, जबकि कॉनकेव लेंस जो है वो प्रकाश किरणों को डाइवर्ज करता है, मतलब फैलाता है। तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम किसी भी लेंस के पावर को कैसे डिफाइन करें? तो देखो, मैंने यहां लिखा हुआ है, द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। Power of a lens is the measurement of degree of convergence or divergence of the light ray falling on it. Degree of convergence or divergence. ये जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइट रेज आ रही है लेंस पर, मान लो ये लेंस और इस पर लाइट रेज आ रही हैं, तो ये लाइट रेज इनको कितने एंगल तक, कितने कोण तक बेंड कर सकता है, मोड़ सकता है, कन्वर्ज कर रहा है। ये सारी ऐसे जाएंगी, ऐसे जाकर के ऐसे मिल जाएंगी, यहाँ पर ऐसी तरह से मिल जाएंगी। तो ये कितने एंगल पर या कितने ज्यादा एंगल से उनको बेंड कर सकता है, मोड़ सकता है, कन्वर्ज कर सकता है। या कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस है, तो ये कॉनकेव लेंस है, इस पर लाइट रे आ रही है और उसके बाद में फैल जाएंगे, इस तरह से फैल रही हैं। तो ये कितने डिग्री से उनको फैला रहा है, कितने एंगल से, कितने ज्यादा एंगल पर ये मोड़ सकता है, डाइवर्ज कर सकता है, वही मेजरमेंट क्या कहलाता है? पावर ऑफ लेंस कहलाता है। तो बात समझ में आई होगी। पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ज्यादा कन्वर्जेंस और ज्यादा डाइवर्जेंस करने की जो मेजरमेंट करने की जो पावर है, वही हम लेंस की पावर को डिफाइन करते हैं। मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड्स लाइट रेज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ए लार्जर एंगल बाय द फोकसिंग देन क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जैसे मैं कहूं कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस पर ये लाइट बीम आ रही है, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है। अब ये पैरेलल लाइट रेज जो हैं, ये जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं, इनको क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। तो ये कन्वर्ज करता है यहां पर, इस तरह से कन्वर्ज किया। अच्छा, और अगर मान लो कि मैं ऐसा लेंस लेता जिसकी फोकल लेंथ, अभी इसकी फोकल लेंथ कितनी हुई? ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये जो लाइट रेज है कहां से पास होंगी? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ किसकी इक्वल होगी? फोकल लेंथ की इक्वल होगी। अगर मैं ऐसा कोई लेंस लेता जिसकी फोकल लेंथ क्या होती? कम होती। क्या होती? कम होती। ये लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ठीक है, और जैसे ही ये लेंस पर इंसिडेंट होती है, लेंस इनको कन्वर्ज कर देता है। तो ये इस तरह से इनको यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। इस तरह से कन्वर्ज कर रहा है। तो देखो, ज्यादा कहां पर वो मुड़ रही है लाइट रेज? यहां पर सीधी जा रही है, थोड़ी सी मुड़ रही है,
और यहाँ जा रही है, सीधी जा रही है, लेकिन ज्यादा मुड़ गई। तो ज्यादा मुड़ी कहाँ, जहां पर उसकी फोकल लेंथ कम हुई, और फोकल लेंथ कम होने का मतलब ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर के ज्यादा नजदीक हुआ, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कम मुड़ पाई, मुड़ी तो सही, कन्वर्ज भी हुई, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जिंग ज्यादा एंगल से हो रही है और यहाँ पे कन्वर्जिंग थोड़े कम एंगल से। क्यों हो रही है? क्योंकि उसका फोकल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से दूर था, फोकल लेंथ बड़ी है। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है? छोटी है, ये फोकल लेंथ है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, जिस लेंस की फोकल लेंथ शॉर्टर होगी, छोटी होगी, बेंड्स लाइट रेज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ए लार्जर एंगल बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। उन लाइट रेज को बेंड कर देगा, और किस पॉइंट पर बेंड करके फोकस करेगा? फोकल पॉइंट पर। और वो फोकल पॉइंट अगर ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक होगा तो ज्यादा एंगल से बेंड करेगा, और अगर वो फोकल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा कम एंगल से उसको बेंड कर पाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि फोकल लेंथ जितनी कम होगी, बेंड करने की जो डिग्री है वो उतनी ही बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, बेंड करने की जो पावर है वो उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसी को हमने एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया है। देखिए, मान लो कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, उत्तल लेंस हमारे पास में, और इस पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस हो गया, प्रकाशिक अक्ष हो गया, और ये प्रकाश किरण आ रही है ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल, ऑप्टिकल एक्सिस के समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है। अब ये जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होगी लेंस पर, लेंस इसको कन्वर्ज करेगा, और कहां से कन्वर्ज करेगा, कहां पे कन्वर्ज कर देगा? फोकल पॉइंट पर, एफ पर कन्वर्ज कर दिया इसने। तो ये लाइट रे फोकल पॉइंट से पास हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इस लाइट रे को आगे, इंसिडेंट लाइट रे को आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है। तो ये अगर लेंस ना होता है तो ये लाइट रे सीधे जाती, लेकिन लेंस होने की वजह से क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, डेविएट होगी अपने पाथ से। तो कितने एंगल से डेविएट होगी? डेल एंगल से डेविएट होगी। तो ये एंगल डेल है, इस एंगल डेल को अपन ने क्या लिखा है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन वो क्वांटिटी है जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है वो इंसिडेंट लाइट रे के कंपैरिजन में कितने एंगल से डेविएट हो चुकी है। अपवर्तित प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण की तुलना में कितने कोण से मुड़ चुकी है। तो ये एंगल डेल है, तो ये भी डेल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल आ रहा है, तो ये डेल है, तो ये भी डेल होगा। अच्छा, एक बात यहां पर बताऊं, थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो हमने इंसिडेंट को आगे बढ़ाया और रिफ्रैक्टेड की तरफ एंगल लिया है। तो एंगल किस डायरेक्शन में ले रखा अपन ने? तो ये एंगल ले रखा अपन ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं यही चीज कॉनकेव लेंस के लिए शो करता, किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। यहां शो करता हूं, देखो, अगर इसकी जगह अपन कॉनकेव लेंस लेते, ये पैरेलल लाइट रे आ रही है, और जैसे ही कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट होती है तो क्या कर देता है? इसको डाइवर्ज कर देता। अब इस लाइट रे को, इंसिडेंट लाइट रे को क्या करो? आगे बढ़ाओ, और इंसिडेंट लाइट रे से रिफ्रैक्टेड लाइट रे की तरफ, आपतित प्रकाश किरण से अपवर्तित प्रकाश किरण की तरफ एंगल रोटेट करा दो। तो एंगल आपने रोटेट कराया, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा ध्यान रखो कि एंगल ऑफ डेविएशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और अगर हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव लेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो हम ये एंगल डेल्टा ले रहे हैं, तो ये भी एंगल डेल्टा ही हो गया, डेल एंगल हो गया। अब अपन ने क्या किया, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एम, ओ पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इस ट्राइंगल को यूज किया, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है अपन को। इस राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में, MOF त्रिभुज में, अपन ने tan डेल्टा की वैल्यू फाइंड करी। tan डेल्टा कितना होगा? तो tan डेल्टा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? h, ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो गया? f, h अपॉन f। tan डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? h बाई f।
अब मैंने यहाँ लिखा है इफ ये जो हाइट है ये अगर 1 होती, यूनिट होती, ठीक है, तो tan डेल्टा की वैल्यू क्या थी, tan डेल्टा इज इक्वल टू 1/f, और tan डेल्टा ही किसके इक्वल होता है, पावर ऑफ लेंस के इक्वल होता है, p इज इक्वल टू 1/f। तो देखो कैसे हुआ, इस बात को थोड़ा समझते हैं अपन। मान लो कि ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है और इस पर एक लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट हो रही है। जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई, यहां से पास हो गई, तो अभी इसकी फोकल लेंथ है f, और लाइट रे को मैंने, इंसिडेंट लाइट रे को मैंने आगे बढ़ाया तो ये एंगल आ गया एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। फोकल लेंथ अभी इतनी है। मान लो कि मैं इस लेंस की बजाय दूसरा लेंस यूज करता जिसकी फोकल लेंथ इससे थोड़ी ज्यादा होती, तो देखो ज्यादा होती, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और मान लो कि इसका फोकल पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। सेकंड लेंस मैंने यूज किया, उसी को मैं एक ही डायग्राम में दिखा रहा हूँ, तो सेकंड लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या है, थोड़ी ज्यादा है, तो क्या होगा, ये लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्ट होगी तो ये यहां से पास हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, इतनी होगी, इसको मैं f2 लिख देता हूँ, पहली वाली को मैंने f1 लिख दिया। अब मान लो कि मैंने इसी लेंस की जगह कोई तीसरा लेंस लिया, थर्ड लेंस यूज किया, और उसकी फोकल लेंथ इन दोनों से भी ज्यादा है, तो मान लो कि इसकी फोकल लेंथ यहाँ तक है, ये वाला पॉइंट इसका फोकल पॉइंट हो गया, और ये पैरेलली इंसिडेंट हो रही है लाइट रे, और ये इस तरह से इस पॉइंट f से पास हो रही है, तो अब फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो गई और इतनी हो गई। तो जैसे जैसे आप फोकल लेंथ बढ़ा रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, इसकी जो बेंड होने की पावर है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ आपके पास तीन एंगल आ रहे हैं, डेल्टा 1, ये डेल्टा 2 और ये डेल्टा 3, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डेल्टा 1। तो आप क्या देख रहे हो, डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा 2 से ज्यादा है, और डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 3। मतलब जैसे जैसे फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो मुड़ने की क्षमता है, ठीक है, बेंड होने की जो एबिलिटी है, पावर जो है वो कम होती जा रही है। और अपन ने अभी क्या लिखा था, पावर ऑफ लेंस इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। वो लेंस जो कितने ज्यादा एंगल से उन लाइट रेज को मोड़ सकता है, कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, वही उसकी पावर होती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता जाएगा, जो लेंस है उसकी बेंड, उस लेंस के थ्रू लाइट रेज को बेंड करने की जो एबिलिटी है, जो पावर है, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इट मींस f1 जो है वो छोटा था, f2 उससे बड़ा है, f2 f3 से छोटा है, तो f1 लेस देन f2, f2 इज लेस देन f3। तो जहां फोकल लेंथ ज्यादा है वहां पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या हो गया, कम हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, सॉरी उल्टा लिखा दिया मैंने, तो जैसे जैसे फोकल लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसी बात को अपन ने यहां शो कर दिया कि tan डेल्टा किसके इक्वल है, 1/f, और यही tan डेल्टा किसके इक्वल है, पावर ऑफ लेंस के इक्वल आ रहा है। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। क्या लिखा मैंने, एक एंगल है जिसका टेंजेंट में यूज कर रहा हूं, और वही टेंजेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यूनिट डिस्टेंस कहां से लेनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये जो h है इसको अपन ने यूनिट लिख दिया था यहाँ पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट बीम को जो लेंस जितने एंगल पर डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है, उस एंगल के टेंजेंट को ही हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। हिंदी में बोले
कि जो प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से यूनिट इकाई दूरी पर आपतित होती हैं, उन किरणों को लेंस या तो अभिसारित करता है या अपसारित करता है। तो जितने कोण से वह लाइट रेज को, प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करता है, उसी कोण की स्पर्शज्या क्या कहलाती है? उस लेंस की शक्ति या क्षमता कहलाती है। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता जाएगा, मुड़ने की क्षमता उतनी कम होती जाएगी। और ये मुड़ने की क्षमता कब कम होती जा रही है? जब फोकल लेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो फोकल लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मुड़ने की क्षमता कम होती जाएगी, मतलब पावर जो है लेंस की वो कम होती जाएगी। तो बेसिकली अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। f is the focal length of that lens by which we are explaining the point of power। तो बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? पावर क्या है? 1/f है। अब इसका यूनिट डिफाइन करते हैं। क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है पावर का फॉर्मूला, लेकिन वो इतना ही है, ठीक है। ये आया कहां से, इसका क्या बेसिक मीनिंग होता है, तो ये मैंने आपको आज क्लियर किया है। तो ये अपना पूरा टॉपिक है। चलिए अब यहां से ये जो पावर ऑफ लेंस है, इसका यूनिट डिफाइन करते हैं। उससे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं इस फॉर्मूले की बेसिस पे, ठीक है। पावर ऑफ लेंस may be defined as reciprocal of focal length of a particular lens। Power of a lens may be defined as the reciprocal of focal length of particular lens। ठीक है। एक लेंस के लिए लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये अपन परिभाषा लिख सकते हैं। लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब इस पावर ऑफ लेंस का यूनिट, मात्रक क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यूनिट ऑफ पावर, मात्रक लिखना अपन को, यूनिट। तो P इज इक्वल टू 1/f। f जो है लेंथ है। SI यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग f जो है वो किस में मेजर किया जाएगा? मीटर में। तो उसको 1/मीटर लिखेंगे और 1/मीटर को डायोप्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। तो पावर का जो मात्रक है, शक्ति का जो मात्रक है, वो क्या लिखा जाएगा? डायोप्टर लिखा जाएगा। अब मैं कहूं इफ फोकल लेंथ इज 1 यूनिट, फोकल लेंथ क्या है? 1 यूनिट है, फोकल लेंथ 1 है, तो पावर कितनी आ जाएगी? 1 डायोप्टर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? 1 डायोप्टर। इसका मतलब पावर ऑफ ए लेंस शुड बी 1 डायोप्टर इफ फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इज यूनिट। ठीक है, तो ये अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं 1 डायोप्टर की। तो F इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो पावर क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। तो क्या डेफिनेशन बन गई? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस whose principal focal length is 1 मीटर। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी यदि 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता या शक्ति 1 डायोप्टर होगी। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं 1 यूनिट, 1 डायोप्टर की।
आगे देखो, अगर हम लेंस यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो कल वाली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी, उत्तल लेंस की जो शक्ति होगी, वो प्लस डायोप्टर लिखी जाएगी, +20 डायोप्टर, +40 डायोप्टर, इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और अगर अपन लेंस यूज कर रहे हैं कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ उसकी क्या होगी बच्चों? नेगेटिव, नेगेटिव फोकल लेंथ होगी, तो पावर भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब जो लेंस कन्वर्ज करने का काम करेगा, कन्वर्जिंग लेंस जो होगा, उसके लिए हमेशा पावर पॉजिटिव होगी। और जो लेंस डाइवर्जिंग का काम करेगा, डाइवर्जिंग का काम करेगा, उस लेंस के लिए हमेशा पावर कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ डिफाइन करी थी, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो क्या डिफाइन करी थी? 1/f इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और 1/f किसके इक्वल है? पावर। तो पावर हम इस लेंस मेकर फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो पावर है वो किस पे डिपेंड कर रही है? फोकल लेंथ पर। और फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेस ऑफ ए लेंस। तो लेंस की जो शक्ति है, क्षमता है, वो भी किस पर निर्भर कर सकती है? माध्यम पर निर्भर कर सकती है, मीडियम पर डिपेंड कर सकती है, और वक्रता त्रिज्याओं पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर सकती है। अब एक पॉइंट और बताता हूं जो कि एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में यूज किया जाता है। क्या देखो, अगर मान लो कि हमारा जो लेंस है वो एयर में रखा हुआ है, सराउंडिंग मीडियम कौन सा है? एयर है, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का वो म्यू है। तो अपन जब इसका पावर फाइंड करेंगे तो पावर क्या होगा? 1/f एयर। फोकल लेंथ जो एयर में होगी वही पावर होगी उस फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं इसी लेंस को वाटर में रख देता हूं, क्या रख देता हूं? वाटर में, तब हम पावर कैसे डिफाइन करें? तो पावर इन वाटर मीडियम, वाटर मीडियम में कैसे लिखेंगे? 1/fw, लेकिन 1 की जगह क्या आ जाएगा? μw। जो सराउंडिंग मीडियम है उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय और फोकल लेंथ ऑफ वाटर। तो यहां से अपन किसी अदर मीडियम के लिए पावर डिफाइन कर रहे हैं तो अपन इस फॉर्मूले को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और अगर एयर मीडियम के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम 1/f से फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपना टॉपिक हो गया लेंस शक्ति या क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस। तो क्या पढ़ा अपन ने? पावर जो है लेंस की वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। जो लेंस की शक्ति या क्षमता है वो फोकल लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। P इज इक्वल टू 1/f। और P का बेसिक क्या था? उस लाइट रे को इंसिडेंट कराना है जो लाइट रे किसी एंगल पर बेंड हो रही है। तो कितने एंगल से बेंड हो रही है उस एंगल का टेंजेंट फाइंड कर लो, और वही टेंजेंट अपन को डेविएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वही डेविएशन अपन को पावर ऑफ लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। पावर ऑफ लेंस स्टडी करने के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, पतले लेंसों का संयोजन। तो हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम दो लेंस लिए हुए हैं, लेंस L1 और लेंस L2। दोनों कैसे हैं? कॉन्वेक्स लेंस हैं और थिन लेंस हैं। थिन लेंस का मतलब कि ये ऑप्टिकल सेंटर है C फर्स्ट लेंस का, और C' ऑप्टिकल सेंटर है सेकंड लेंस का, और ये दोनों काफी पास में होंगे, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी, क्योंकि दोनों पतले लेंस हैं। पतले लेंस हो तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी। अब ऐसे पतले लेंसों को, ऐसे थिन लेंसेज को अपन क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। और कंबाइन कैसे कर रहे हैं? कंबाइन ऐसे कर रहे हैं कि इनके दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए, इन दोनों के बीच में अंतराल नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है, और दोनों को हमने ऐसे कंबाइन किया, तो कंबाइन किया तो दोनों लेंसों के बीच में कोई भी गैप आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से लेंसेज का कॉम्बिनेशन करना है।
तो अपन ने दो लेंस इस तरह से कंबाइन किए, दोनों के बीच में गैप ना के बराबर है, मतलब कोई भी गैप नहीं है। दूसरी बात, इन लेंसेज को कंबाइन करते समय एक बात हमने ये ध्यान रखी कि दोनों लेंसेज के लिए प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है। दोनों लेंसेज का, ये दोनों लेंस के लिए जो कॉमन एक्सिस आ रहा है, ऑप्टिकल एक्सिस आ रहा है, ये कॉमन रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोनों लेंसों का संयोजन करना है कि दोनों लेंसों के लिए प्रकाशिक अक्ष उभयनिष्ठ हो, ऑप्टिकल एक्सिस कॉमन हो, ठीक है। चलिए, तो ऐसे लेंस हमने ले लिए। इस लेंस की फोकल लेंथ है f1 और इस लेंस की फोकल लेंथ है f2। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों लेंस को कंबाइन करके ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है, ये वाला एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हम इमेज बना रहे हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो यहां से एक लाइट रे इस L1 लेंस पर इंसिडेंट हो रही है और एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है वो भी लेंस L1 पर इंसिडेंट हो रही है। तो देखो, तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये इसके भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस से पास, ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग जा रही है और दोनों के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो इसका कोई डेविएशन होगा नहीं। विदाउट एनी डेविएशन इट विल पास थ्रू डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सीधी जो है निकल जाएगी, दोनों के प्रकाशिक केंद्रों से गुजर रही है। चलिए, इस लाइट रे की तो बात हो गई। अब बात करते हैं सेकंड लाइट रे की। तो ये सेकंड लाइट रे ऐसे जा रही है, तिरछी जा रही है, ऑब्लिक जा रही है, और ये लाइट रे L1 लेंस पर इंसिडेंट होती है। तो L1 लेंस इसको क्या करेगा, रिफ्रेक्ट करेगा। तो यहां से इसका रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन होने के बाद में L2 लेंस पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, L2 लेंस पर इंसिडेंट हुआ तो L2 लेंस वापस इसको रिफ्रेक्ट करेगा, तो L2 लेंस इसको वापस से रिफ्रेक्ट करता है और रिफ्रेक्ट करके इधर पास कर देता है। अब ये लाइट रे फाइनली रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ आ गई और एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही थी, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक फाइनल इमेज I जिसे अपन कह रहे हैं I यहाँ पर बन जाएगा। तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस वी मेक ए, या वी फॉर्म ए इमेज I, पॉइंट इमेज I ऑफ ऑब्जेक्ट O। तो हमने क्या किया, दोनों लेंसों का संयोजन करके ऑब्जेक्ट O, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, इसका एक पॉइंट इमेज बना लिया I, जो इमेज हमने यहाँ शो कर रखा है। अब ये एक और इमेज यहाँ पे शो किया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, देखो कि अगर मान लो कि ये वाला लेंस ना होता, इस लेंस को हटा देते तो इसका मतलब कि जो लाइट रे जा रही है इसका वापस से रिफ्रैक्शन नहीं होता, और रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये सीधा पास होती, और ये सीधी जाती तो ये इस लाइट रे को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पर, और जहां इंटरसेक्ट करती वहां पर इमेज बनता। तो ये फर्स्ट इमेज बना है बाय द फर्स्ट लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने I1 जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट O का बनाया है, किस लेंस के थ्रू, फर्स्ट लेंस L1 के थ्रू। लेकिन फाइनल इमेज दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से कहां पे बन रहा है, I पे बन रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बता रहा हूं। अच्छा, अब देखो यहां पर आप देख रहे होगे कि जब लाइट रे यहां से यहां जा रही है तो यहां तो एयर मीडियम है, वापस से उसका रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो भी मैंने बताया कि दोनों लेंसों को इस तरह से कंबाइन किया हुआ है कि दोनों के बीच में गैप नहीं है, मतलब एयर नहीं है, तो डायरेक्ट ये लाइट रे L1 से होते हुए L2 में चली जाती है। हालांकि वो डायग्राम में शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको इस तरह से मान के चलें कि ये दोनों इस तरह से कंबाइन है कि इनके बीच में गैप नहीं है और ये लाइट रे डायरेक्ट जो है L2 लेंस पर इंसिडेंट हो रही है। चलिए, अब अपन क्या करते हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्ट इमेज बनाई है उनका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट O लिया हुआ है L1 लेंस के सामने, तो यहां से अपन डिस्टेंस लिखेंगे O और C के बीच का डिस्टेंस U, लेकिन अपन ने डिस्टेंस यहां से नहीं लिखा, यहां से लिखा है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन तो दोनों लेंसेज का यहीं पर, तो यहां से डिस्टेंस लो चाहे यहां से डिस्टेंस लो, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि थिन लेंसेज अपन यूज कर रहे हैं, तो ये पॉइंट और ये सरफेस काफी पास पास में होंगे, तो डिस्टेंस यहां से लो चाहे यहां से लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन जहां कर रखा है वहां से डिस्टेंस मेजर कर रखी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई U। ऐसे ही जहां पे कॉम्बिनेशन है वहां से फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, V डिस्टेंस पे बन रही है, और जो फर्स्ट इमेज बन रही है वो किस डिस्टेंस पे बन रही है, V1 डिस्टेंस पे बन रही है। अब एक लॉजिक जो हमें ध्यान रखना है, जो आगे भी हमें अप्लाई करना होगा, वो लॉजिक क्या है कि हमने अभी बोला कि ऑब्जेक्ट O का L1 लेंस फर्स्ट इमेज बना रहा है, वो कहां पर बना रहा है, I1। तो ये जो इमेज है फर्स्ट इमेज, ये फर्स्ट इमेज सेकंड लेंस के लिए L2 लेंस के लिए क्या करता है,
एज एन ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करता है। मतलब L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट इमेज L1 लेंस ने बना दिया है I1, वही I1 L2 लेंस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इसका रीजन ये है कि इस लेंस पर ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो आप क्या बोलते हो कि इंसिडेंट लाइट रे को आगे बढ़ाओ, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी वही ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब L2 लेंस के लिए ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर। तो ये I1 जो इमेज है जो L1 लेंस के थ्रू बना है, वही I1 इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा सेकंड लेंस L2 के लिए। तो ये लॉजिक अपन को ध्यान रखना है, ये हम आगे यूज करेंगे। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसमें कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। क्या क्या किया है, देखो हमने इन दोनों लेंसेज के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/, तो मैंने यहां लिखा अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस L1 के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए अप्लाई किया है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। f इस लेंस की फोकल लेंथ f1 है, ठीक है, f1 लिख दिया। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, u डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई u, और इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, तो v1 डिस्टेंस पे बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस हो गई v1, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, हालांकि अगर साइन कन्वेंशन लगाए तो u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, लेना है क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और फॉर्मूला जो है उसमें पहले से साइन कन्वेंशन लगाया हुआ है। चलिए तो 1/f, f की जगह आ गया 1/f1, 1/v, v की जगह आ गया v1, और 1/u। तो ये हमारे पास फर्स्ट इमेज आ गई, अब फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सॉरी। अब अपन क्या करते हैं, L2 लेंस के लिए, सेकंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस लेंस की फोकल लेंथ f2 है, तो f की जगह f2, इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, v डिस्टेंस पे, तो इमेज डिस्टेंस हो गई v। और मैंने बताया इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट I1 है, I1 यहां से कितने डिस्टेंस पर है, v1। डिस्टेंस चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, एक ही बात है। तो u किसके इक्वल आ गया, v1 के इक्वल आ गया। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u की जगह v1 आ गया। अब क्या करते हैं, दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो पहले LHS ऐड कर देंगे, फिर RHS ऐड कर देंगे। तो 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों के LHS को ऐड कर दिया, अब दोनों के RHS को ऐड कर देते हैं। 1/v1 माइनस 1/u, 1/v1 माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/v1। तो दोनों के RHS को ऐड कर दिया, तो 1/v1 पॉजिटिव क्वांटिटी और 1/v1 नेगेटिव क्वांटिटी, और सेम क्वांटिटी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये अपने पास इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। अब अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूसरा लॉजिक आ गया, क्या कि इन दोनों लेंसेज को हटा करके, इन दोनों लेंसेज को हटा करके हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा लेंस लगा रहे हैं, एक ऐसा लेंस लगा रहे हैं, बात को सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों लेंसेज को हटा करके एक ऐसा लेंस लगा रहे हैं जिस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट वही रखा हुआ है जो ऑब्जेक्ट इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन के लिए रखा हुआ था, मतलब u डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और इमेज जो बन रहा है वो कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, उतनी ही डिस्टेंस पे बन रहा है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बन रहा था। मतलब इस लेंस के लिए u और v सेम है, और कॉम्बिनेशन जो हमने किया था उसके लिए u और v, इस लेंस के लिए u और v के सेम है, इक्वल है। मतलब कि ये अकेला लेंस इन दोनों लेंसेज के बराबर काम कर रहा है, ठीक है। तो बराबर काम कर रहा है, तो इस लेंस को अपन क्या नाम देंगे, इक्विवेलेंट लेंस। क्या बोलेंगे, तुल्य लेंस या इक्विवेलेंट लेंस। तो मैंने क्या लिखा है, नाउ बाय रिप्लेसिंग दीज टू लेंसेज थ्रू ए इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस नाम क्या दिए बच्चों, इक्विवेलेंट लेंस, हैविंग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी, कैपिटल F। देन अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट लेंस, इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाना है। तो फोकल लेंथ मैंने बताई 1/F इज इक्वल टू, इसके लिए डिस्टेंस इमेज कितनी है v, जो यहां थी फाइनल इमेज की वही यहां पर है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो माइनस 1/u। ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। नीचे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी, इक्विवेलेंट लेंस की। मैंने क्या लिखा हुआ देखो बच्चों, ए सिंगल लेंस विच forms the image of an object,
at the same position as if formed by a combination of lenses is called equivalent lens। मतलब एक अकेला लेंस जो दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन की वजह से उसी पोजीशन पर इमेज बनाता है जिस पोजीशन पर इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन की वजह से बन रहा था। A single lens which forms the image, कहां बना रहा है इमेज? Forms the image of an object at the same position formed by a combination of lenses। जहां पे लेंसों के कॉम्बिनेशन के थ्रू इमेज बन रही थी, वहीं पर एक सिंगल लेंस क्या कर रहा है? इमेज बना रहा है। तो ऐसे सिंगल लेंस को अपन क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे या तुल्य लेंस कहेंगे। तो बात मेरी समझ में आई होगी मैं क्या बोल रहा हूं। अब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है, इक्वेशन जो थर्ड आई हमारे पास में, उस इक्वेशन थर्ड के LHS को रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। देखो बच्चों क्या इक्वेशन बनी? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल है? 1/F के इक्वल है। उसका मतलब 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये अपने पास फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तुल्य लेंस दूरी। आ रही बात समझ में? तो जैसे हम 10th क्लास में या जो 12th का फर्स्ट पोर्शन है उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं कि दो रेजिस्टेंस है R1 R2 और उनको हमने पैरेलल में कंबाइन किया, समांतर श्रेणी में उनको हमने जोड़ा। तो ऐसा करने पर उन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या लिखा जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया हमने कि दो लेंस हैं जिनकी फोकल लेंथ f1 f2 है और उन दोनों को हमने कंबाइन किया। तो कंबाइन करने पर उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, उस इक्विवेलेंट लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसके इक्वल आएगी? 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल आएगी। अब देखो अगर मान लो कि ऐसे कई सारे लेंस एक साथ कांटेक्ट में रख दिए जाएं, n लेंस हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे कई सारे n लेंसेस अपन ने कांटेक्ट में रख दिए हैं। तो कांटेक्ट में रखने पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला इसी को आगे बढ़ा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/fn। और मान लो कि सारे लेंस ऐसे हैं जिनकी फोकल लेंथ सेम है, f सारे लेंसों की फोकल लेंथ इक्वल है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f। और कितनी टाइम्स तक लिख सकते हैं? n टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। और n टाइम्स जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1/F इज इक्वल टू n/f। तो कैपिटल F कितना जाएगा? f/n आ जाएगा। अगर हम इक्विवेलेंट लेंस के लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल रहे हैं और n लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम कर रखा है और सारे लेंस सेम फोकल लेंथ के हैं, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आएगी? f/n। मतलब एक फोकल लेंथ का n टाइम्स हो गया, 1/n टाइम्स हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। मतलब कि इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 10 लेंस कनेक्ट किए हैं, कितने? 10 लेंस, ठीक है, और उन सभी 10 लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 10 मीटर है, सेंटीमीटर है। कितनी है? सारे लेंस 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ के हैं। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? f। तो f 10 हो गया एक लेंस की फोकल लेंथ, और n नंबर ऑफ लेंस कितने हैं? 10। तो कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो एक लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ रही है? 1 सेंटीमीटर। तो कम हो गई। तो इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ जो लेंस कंबाइन किए गए हैं उनकी फोकल लेंथ से कम ही आएगी। तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट मैंने क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, 1/f पावर होती है। तो ये 1 फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। इसी 1/f को अपन ने क्या लिखा, कैपिटल P, जिसको अपन बोल रहे हैं इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, तुल्य लेंस क्षमता। और 1/f1 को P1, 1/f2 को P2, 1/f3 को P3। तो ये आगे बढ़ता जाएगा और Pn तक आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट पावर इस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब देखो, मान लो कि मैं आपसे बोलता कि ये जो दो लेंस हैं, इन दोनों लेंस को हटा करके आप इक्विवेलेंट लेंस कौन से नेचर का लगा रहे हो, कॉन्वेक्स नेचर के लगा रहे हो, क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स नेचर के हैं, तो इक्विवेलेंट लेंस भी कॉन्वेक्स नेचर का ही होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों लेंसेज की जगह कॉनकेव लेता, ये भी कॉनकेव होता और ये भी कॉनकेव होता, तो फॉर्मूला तो वही लगता, ठीक है ना। लेकिन आपको इक्विवेलेंट लेंस कौन सा यूज करना पड़ता, कौन से नेचर का यूज करना पड़ता, कॉनकेव नेचर का ही या डाइवर्जिंग नेचर का ही यूज करना पड़ता। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि मैं एक लेंस कॉन्वेक्स यूज कर रहा हूं और एक कॉनकेव यूज कर रहा हूं, दोनों अपोजिट लेंस यूज कर लिए मैंने, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, तब क्या होता, देख इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों, मैंने बोला कि मैंने एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन कर दिया। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ f1 है, और ये हो गया कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ f2 है। ठीक है, अब इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट लेंस आपने रखा और इक्विवेलेंट लेंस के लिए फोकल लेंथ फाइंड करी, तो कितनी आएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f2। अब माइनस को लगा दिया, फॉर्मूले में तो प्लस आ रहा था, तो मैंने कहा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इस f2 की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, माइनस f2 रखना पड़ेगा। इसलिए वो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर के क्या बना लेगा, माइनस 1/f2। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस f1 आएगा, और अगर कॉनकेव लेंस है तो माइनस f आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, क्या आएगा देखो बच्चों, 1/F, एलसीएम आ गया f1 f2, ऊपर आ जाएगा f2 माइनस f1, और कैपिटल F फाइंड करोगे तो उसको उल्टा कर लो, f1 f2 डिवाइड बाय f2 माइनस f1। अब ये जो कैपिटल F है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, लेकिन कौन से लेंस के लिए, ठीक है ना, इक्विवेलेंट लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ये तो नहीं पता चला। ठीक है, कॉनकेव कॉनकेव होता तो कॉनकेव ही हो जाता है इक्विवेलेंट, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होता तो इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स हो जाता। लेकिन जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन आपने किया है तो इक्विवेलेंट लेंस कौन सा होना चाहिए वो अपन इस फॉर्मूले से डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अगर मैं बोलता हूं इफ f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 की वैल्यू f1 से बड़ी है, तो ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये टोटल रेशियो कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब कैपिटल F आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव F किसके लिए होता है, कौन से लेंस के लिए होता है, तो बात करें इक्विवेलेंट लेंस जो होगा, इक्विवेलेंट लेंस जो होगा वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा होगा बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर मैं बोलता कि f2 इज लेस देन f1, इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो f2 अगर f1 से छोटा है तो ये वाली वैल्यू छोटी और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव में, तो रेशियो नेगेटिव में आएगा, तो कैपिटल F कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसके लिए होती है बच्चों, तो नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉनकेव के लिए। तो इक्विवेलेंट लेंस कैसा होगा, इक्विवेलेंट लेंस होगा कॉनकेव। इट मींस अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स से ज्यादा है तब इक्विवेलेंट लेंस कौन सा आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस आ रहा है। और अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस से कम है, कॉन्वेक्स की कम है, कॉनकेव की कम है और कॉन्वेक्स की ज्यादा है, तब इक्विवेलेंट लेंस कौन सा आ रहा है, कॉनकेव आ रहा है। और थर्ड केस क्या हो सकता है बच्चों, कि f2 और f1 क्या होते, इक्वल होते, दोनों अगर इक्वल होते तो ये
डिफरेंस जीरो हो जाता, और डिफरेंस अगर जीरो आता तो एफ क्या हो जाता, इनफाइनाइट। तो इक्विवेलेंट जो लेंस होता वो लेंस ना हो करके क्या होता, वो रिप्लेस होता बाय ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लास प्लेट। इसके थ्रू रिप्लेस होता बाय ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लास प्लेट के थ्रू रिप्लेस करना होता। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, कॉम्बिनेशन कैसा भी हो उस कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट लेंस कौन सा आएगा ये अपन पहचान सकते हैं, और उसके लिए अपने पास फॉर्मूला आ चुका है। अब अगर मैं इसके लिए इक्विवेलेंट पावर लिखता इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इक्विवेलेंट पावर क्या लिखी जा सकती है बच्चों, तो इक्विवेलेंट पावर आ जाएगी कैपिटल P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ पे भी माइनस है, तो ये इक्विवेलेंट पावर लिखी जा सकती है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसमें, देखो बच्चों क्या, जब हम लेंस का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन या टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, टोटल या इसको इफेक्टिव मैग्निफिकेशन कह सकते हैं, इफेक्टिव मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो इफेक्टिव मैग्निफिकेशन स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन m1, सेकंड लेंस का m2, थर्ड लेंस का m3, फोर्थ लेंस का m4, ये अब इन सबको मल्टीप्लाई कराना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। भाई यहाँ तो अपन क्या लगा रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इन सबको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस साइन यूज किया हुआ है। लेकिन अगर हम टोटल इफेक्टिव मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो अपन क्या लिख रहे हैं, m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई m3 मल्टीप्लाई m4, तो यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है ना, गुणा कराया जा रहा है मैग्निफिकेशंस का। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक लेंस जब इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। अब वो मैग्नीफाइड इमेज जब बनता है तो वो वही मैग्नीफाइड इमेज सेकंड लेंस के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। मैंने बताया था कि इस लेंस ने जो इमेज बनाया वही इमेज इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब एक बार इसने मैग्निफिकेशन किया, फिर वो मैग्नीफाइड इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट वापस से इमेज बनाया जाएगा इस लेंस के थ्रू, तो वो और मैग्नीफाइड हो जाएगा। मान लो कि इसने 2 टाइम्स इंक्रीज किया, मैग्नीफाई कर दिया, इसने 3 टाइम्स कर दिया, तो टोटल कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हुआ, ना कि 5 या 1 टाइम, ठीक है ना। तो 6 टाइम्स कैसे होगा, जब इसका 2 और इसका 3 आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर सारे मैग्निफिकेशन जो है लेंस के लिए वो सारे क्या कर दिए, उनका प्रोडक्ट ले लिया। तो इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन या टोटल या इफेक्टिव मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मैग्निफिकेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल लेंसेज। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसा भी हो सकता है, कॉनकेव लेंसेज का हो सकता है, कॉनकेव का भी हो सकता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का भी हो सकता है। उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले और क्या क्या मेथड अप्लाई करें वो सारी चीजें मैंने बता दी। तो आज वाली क्लास में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, एक तो लेंस की जो पावर है वो क्या होती है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है। तो दोनों को एक बार अपने घर पे रिवाइज करें, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ये जो आपने सीखा वो एक बार उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पढ़ें, फॉर्मूले डिराइव करें, और इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है या इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज वाली क्लास में इतना ही। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।